1917 का फरवरी महीना, रूस के पेट्रोग्राड शहर की सड़कें, मतलब इतनी भयानक ठंड कि खून भी नसों में जमने लगे। हाँ, और इन्हीं बर्फ से ढकी सड़कों पर एक ऐसा नजारा बन रहा था जिसने 20वीं सदी के इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। बिल्कुल। एक तरफ थी कपड़ा मिलों से निकली निहत्थी महिला मजदूर और प्रदर्शनकारी, उनके चेहरों पर महीनों की भूख थी। और हताशा भी। सही कहा। और उनके ठीक सामने एक लोहे की दीवार की तरह खड़ी थी जार की शाही सेना, राइफलों और तनी हुई संगीनों के साथ। तनाव इतना चरम पर था कि हवा को भी जैसे काटा जा सकता था। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हाँ, कुछ महिलाएं कतानों से आगे बढ़ती हैं। वे डरकर भागने के बजाय सीधे सैनिकों के पास जाती हैं। उनके हथियारों को, उनकी ठंडी संगीनों को अपने नंगे हाथों से पकड़ लेती हैं। और एक बेहद मानवीय याचना करती हैं। वो कहती हैं, अपनी संगीनें नीचे करो, हमारे साथ जुड़ जाओ। और इतिहास का वह सबसे नाजुक पल वहीं घटित होता है। वे सैनिक जिन्हें अपने ही लोगों पर गोली चलाने का सीधा आदेश मिला था, वे हिचकिचाते हैं। वे एक दूसरे की तरफ देखते हैं, है ना? बिल्कुल। उनकी आंखों में शाही आदेश के प्रति निष्ठा नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा अपराध बोध था। और फिर एक एक करके धीरे धीरे वे अपनी राइफलें नीचे कर लेते हैं। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात है कि जब किसी विशाल साम्राज्य के रक्षक ही उस साम्राज्य की रक्षा करने से इनकार कर दें तो क्या होता है। ये केवल एक दिन की बगावत नहीं थी, ये दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक के भीतर से दरकने की पहली आधिकारिक आवाज थी। इसी आवाज को समझने के लिए आज के इस डीप डाइव में हम ऐतिहासिक दस्तावेजों, पेट्रोग्राद की सड़कों से मिली डायरियों और आधुनिक भू राजनीतिक विश्लेषणों के एक बहुत बड़े स्टैक को डिकोड कर रहे हैं। हमारा मकसद महज तारीखें याद करना नहीं। बिल्कुल नहीं। हम ये समझना चाहते हैं कि एक साम्राज्य अंदर से कैसे ढहता है और बोल्शेविकों ने इस पूरी उथल-पुथल को कैसे हाईजैक किया। और सबसे जरूरी बात, 1917 के इस भूत ने आज 2020 के दशक की ग्लोबल पॉलिटिक्स को कैसे जकड़ रखा है। तो चलिए सीधे उस दुनिया में चलते हैं जो उस तूफान के आने से ठीक पहले की दुनिया थी। अगर हम उस समय के रूस को देखें तो हालात वाकई खौफनाक थे। बहुत ज्यादा। मेरे पास यहाँ जो आर्थिक आंकड़े हैं, मतलब रूस की केवल 1.5% आबादी के पास पूरी 25% जमीन का मालिकाना हक था। और ये असमानता केवल कागज पर नहीं थी, ये जमीन पर एक क्रूर वास्तविकता थी। उस समय की कृषि व्यवस्था इतनी पिछड़ी हुई थी कि पूरे आधुनिक यूरोप में उसका कोई मुकाबला नहीं था। जानवरों तक को बंजर जमीनों पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। हाँ, चारागाहों की भारी कमी थी। और दूसरी तरफ जब औद्योगिकरण शुरू हुआ तो गांव से बेतहाशा भीड़ शहरों में भर गई। मजदूरों के रहने के हालात बिल्कुल अमानवीय थे। उस बहुमंजिला इमारत की तरह था जिसका पूरा बुनियादी ढांचा पानी में गलकर खोखला हो चुका था। और ऊपर पेंट हाउस में बैठे जार निकोलस द्वितीय दीवारों पर नया सुनहरा रंग करवाने में व्यस्त थे। एकदम सटीक। जार निकोलस जमीनी हकीकत से पूरी तरह कटे हुए थे। सैन्य लॉग्स बताते हैं कि उन्हें लगातार चेतावनियां मिल रही थीं, लेकिन उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में बिना किसी तैयारी के रूस को झोंक दिया। सेना के पास हथियारों की भारी कमी थी, सैनिक बिना जूतों के खाइयों में लड़ रहे थे। और शहरों में अनाज और ईंधन की सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन रुके, यहाँ एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो 1905 में भी तो रूस में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। हाँ, हुआ था। तो उस वक्त भी जनता सड़कों पर थी, लेकिन तब सैन्य ढांचा नहीं टूटा। जार ने उस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया था। तो 17 में ऐसा क्या बदला कि ये स्काईस्क्रेपर भरभरा कर गिर पड़ा? ये बहुत ही शानदार सवाल है। मैं कहूंगी कि 1905 और 17 के बीच का सबसे बड़ा अंतर था लॉजिस्टिक कोलैप्स और कुलीन वर्ग का सत्ता से मोहभंग। मतलब एलीट क्लास भी जार के खिलाफ हो गया था? बिल्कुल। प्रथम विश्व युद्ध ने पूरे सिस्टम की अक्षमता को नंगा कर दिया था। रासपुतिन, जो शाही दरबार का एक घृणित और रहस्यमय चहेता था, उसकी 1916 में हुई हिंसक हत्या कोई आम मर्डर नहीं था। वो इस बात का सबूत था कि कुलीन वर्ग अब खुद आपस में लड़ रहा था। सिस्टम ऊपर से टूट चुका था। सही कहा। और इसी टूटते हुए सिस्टम को बाहर बैठकर बहुत ध्यान से देख रहा था एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम इस पूरी सदी पर हावी होने वाला था, व्लादिमीर लेनिन। श्रोता लेनिन के नाम से तो वाकिफ होंगे ही, लेकिन इन स्रोतों में लेनिन के निर्वासन के दिनों के बारे में जो लिखा है वो सच में चौंकाने वाला है। दस्तावेज दिखाते हैं कि स्विट्जरलैंड में निर्वासित जीवन बिताते हुए लेनिन की विचारधारा बहुत कट्टर हो चुकी थी। उनका पूरा फोकस एक अनुशासित, हिंसक
और पेशेवर क्रांतिकारी पार्टी बनाने पर था। जिसे वे बोल्शेविक कहते थे। हाँ, उनका मानना था कि आम जनता खुद से कभी सफल क्रांति नहीं कर सकती। उन्हें नेतृत्व देने के लिए एक वैनगार्ड या अग्रिम पंक्ति की जरूरत है जो सत्ता पर जोर जबरदस्ती कब्जा कर सके। तो एक तरफ खाइयों में लड़ रहे थके हुए सैनिक हैं, शहरों में भूखे मजदूर हैं, एक दिशाहीन शासक है और बाहर बैठा एक कट्टर रणनीतिकार। ये सब कुछ बारूद के एक बहुत बड़े ढेर की तरह था। पर इस बारूद में चिंगारी कैसे लगी? यहाँ पेट्रोग्राद की एक टेक्सटाइल मजदूर की डायरी का जिक्र करना जरूरी है। हाँ, वो हिस्सा बहुत दिलचस्प है। ये दिखाता है कि क्रांति की शुरुआत किसी बड़े राजनीतिक दफ्तर से नहीं हुई थी। बिल्कुल नहीं। ये घटना फरवरी 1917 के अंतिम सप्ताह की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का दिन था और कड़ाके की ठंड में महिला मजदूर रोटी के लिए लंबी लाइनों में खड़ी थीं। उनका सब्र टूट गया। हाँ, वे रोटी चिल्लाते हुए हड़ताल पर चली गईं। मुझे ये बात हैरान करती है कि कैसे केवल एक रोटी की मांग ने इतने बड़े शहर को पंगु बना दिया। मतलब 4 लाख मजदूर अचानक सड़कों पर कैसे आ गए? इसके पीछे शहर का भूगोल और हताशा का मनोविज्ञान दोनों जिम्मेदार थे। जब पुलिस ने नेवा नदी के पुलों को ब्लॉक कर दिया तो ये मजदूर इतने हताश थे कि वे पैदल ही उस जमी हुई नदी की बर्फ के ऊपर से चलकर शहर के केंद्र में पहुंच गए। एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री तक खबर आग की तरफ फैली, एक चेन रिएक्शन बन गया। और सत्ता की प्रतिक्रिया वही थी जो हमेशा होती है। जार ने अपनी सेना को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। लेकिन इस बार सैन्य ढांचा बिगड़ गया। जिन सैनिकों को गोली चलानी थी वो खुद भी उसी किसान और मजदूर वर्ग से आते थे। यही वो बिंदु था जहां सत्ता का असली मतलब बदल गया। जब जार को समझ आया कि जिनके हाथों में बंदूकें हैं वे अब आदेश नहीं सुन रहे, तो गद्दी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। लेकिन जार के हटने के बाद जो स्थिति पैदा हुई, उसने रूस को एक खतरनाक चौराहे पे लाकर खड़ा कर दिया। सत्ता का एक बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया था, जिसे भरने के लिए 2 अलग-अलग दावेदार सामने आए। स्रोतों में इसे दोहरी सत्ता या डुअल पावर कहा गया है। श्रोताओं के लिए इसे विजुअलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मान लीजिए एक ही गाड़ी में 2 स्टीयरिंग व्हील लगा दिए गए हो और दोनों ड्राइवर अलग दिशाओं में जाना चाहते हो। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। गाड़ी का एक स्टीयरिंग व्हील अस्थायी सरकार के पास था, जिसमें कुलीन वर्ग और उदारवादी नेता शामिल थे, जो सूट पहनते थे और संसद में बैठकर कानून बनाते थे। हाँ, लेकिन दूसरा स्टीयरिंग व्हील पेट्रोग्राद सोवियत के पास था। ये मजदूरों और सैनिकों की परिषद थी। कागज पर देश अस्थायी सरकार चला रही थी, लेकिन जमीन पर असली ताकत सोवियत के पास थी। क्योंकि शहर के टेलीग्राफ ऑफिस और रेलवे पर मजदूरों का कब्जा था। अस्थायी सरकार कोई आदेश दे भी दे तो अगर रेलवे का मजदूर ट्रेन नहीं चलाएगा तो सेना 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। ये एक भयानक प्रशासनिक गतिरोध था। और इसी बीच गांव में किसानों ने जमींदारों की जमीनों पर कब्जा करना और हवेलियों को जलाना शुरू कर दिया था। लेकिन इन हिंसक झड़पों के बीच एक मानवीय घटना सामने आती है, कयूरोव नाम के एक बोल्शेविक मजदूर की कहानी। वो घटना तो भीड़ के मनोविज्ञान को बहुत गहराई से समझाती है। बिल्कुल। सड़क पर पुलिस और कोसाइक सैनिक मजदूरों की भीड़ को पीट रहे थे। वहां से भागने या ईंट पत्थर चलाने के बजाय कयूरोव ने कुछ अप्रत्याशित किया। उसने अपनी टोपी उतारी, निहत्थे होकर विनम्रता के साथ कोसैक सैनिकों के पास गया और उसने कहा, भाइयों कोसैक, हमारी शांतिपूर्ण मांगों के संघर्ष में हम मजदूरों की मदद करो, भूखे मजदूरों की मदद करो। ये एक अविश्वसनीय मनोवैज्ञानिक मास्टर स्ट्रोक था। उन सैनिकों को विद्रोहियों से लड़ने की ट्रेनिंग मिली थी, लेकिन एक भूखे निहत्थे इंसान की विनम्र याचना से कैसे लड़ना है ये उन्हें नहीं पता था। उसे एक वाक्य ने उन कठोर सैनिकों का पूरा रक्षा तंत्र तोड़ दिया। उन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया। ये दिखाता है कि जब इंसानियत एक बुनियादी स्तर पर जुड़ती है तो बड़े से बड़े हथियार बेकार हो जाते हैं। लेकिन अस्थायी सरकार ये जमीनी बदलाव नहीं पढ़ पाई। पश्चिमी देशों से कर्ज लेते रहने के लिए उन्होंने युद्ध को जारी रखने का आत्मघाती फैसला लिया, जो पूरी तरह विनाशकारी साबित हुआ। दस्तावेजों में एक किसान सैनिक का वाक्य इस पूरे हालात को समेट देता है। उसने अधिकारी से पूछा था, स्वतंत्रता का क्या फायदा अगर मुझे फिर से खाइयों में जाकर सड़ना पड़े? मतलब अगर आजादी का मतलब भी मौत और भूख है तो ऐसी आजादी का क्या फायदा? और जनता की इसी हताशा को लेनिन ने पढ़ा। लेनिन ने नारा दिया, शांति, जमीन और रोटी। ये नारा इतना शक्तिशाली था कि इसने सीधे किसानों और सैनिकों की रगों पर असर किया। और यहीं से हम अक्टूबर 1917 की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा।
हम अक्सर अक्टूबर 17 को भी एक जन क्रांति मान लेते हैं, लेकिन स्रोतों के अनुसार सच्चाई कुछ और ही है। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। ये कोई जन आंदोलन नहीं था, बल्कि एक ठंडे दिमाग से की गई टैक्टिकल तख्तापलट की योजना थी, जिसे लियोन ट्रॉट्स्की ने अंजाम दिया था। हाँ, ट्रॉट्स्की ने एक बहुत छोटी और अनुशासित हथियारबंद टुकड़ी तैयार की। रात के अंधेरे में उन्होंने शहर के सभी मुख्य कम्युनिकेशन हब्स पर कब्जा कर लिया। और सुबह होने तक विंटर पैलेस, जहां अस्थायी सरकार बैठी थी, पूरी दुनिया से कट चुका था। ये बहुत खौफनाक है कि एक छोटे से कट्टर समूह ने पूरे देश की सत्ता को महज कुछ घंटों में हाईजैक कर लिया। और इसके परिणाम, दुनिया का पहला मार्क्सवादी मजदूर शासन स्थापित तो हो गया, लेकिन जिन वादों पर यह शुरू हुआ था, शांति, जमीन और रोटी, क्या वे पूरे हुए? या ये इतिहास का बहुत बड़ा विश्वासघात था? ये एक ऐसा विश्वासघात था जिसने रूस को दशकों तक खून से नहला दिया। सत्ता में आते ही बोल्शेविकों का असली चेहरा सामने आ गया। उनका सर्वहारा वर्ग की तानाशाही महज एक पार्टी की तानाशाही में बदल गया। बिल्कुल, और उनके विरोधी केवल जार के समर्थक नहीं थे। बोल्शेविकों ने मेंशेविकों को भी बेरहमी से कुचल दिया। श्रोताओं की समझ के लिए बता दूं, मेंशेविक भी समाजवादी ही थे, जो रूस को धीरे धीरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से समाजवाद की तरफ ले जाना चाहते थे। पर लेनिन की डिक्शनरी में विरोध के लिए कोई जगह नहीं थी। बोल्शेविकों ने सत्ता में साझेदारी से इनकार कर दिया, एक क्रूर सीक्रेट पुलिस का गठन किया। मतलब जो आज़ादी फरवरी की सड़कों पर मिली थी, उसे कुचलकर एक नया कड़ा नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। और इसी कट्टरता ने एक भयंकर गृह युद्ध को जन्म दिया। लेकिन अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो इस चर्चा का सबसे अहम पड़ाव है। इतिहासकार ऑरलैंडो फाइजेस कहते हैं कि यह सोचना मुश्किल है कि 1917 की रूसी क्रांति से अधिक गहराई से पिछले 100 वर्षों के इतिहास को किसी और घटना ने प्रभावित किया हो। जब मैं इन दस्तावेजों को आज 2020 के दशक से जोड़कर देखता हूं, तो ये पुराना इतिहास नहीं लगता। ये ऐसा लगता है जैसे हम आज का अखबार पढ़ रहे हों। बिल्कुल, इतिहास के ये भूत आज भी जिंदा हैं। अगर हम आज की दुनिया से 3 स्पष्ट समानताएं निकालें तो तस्वीर डरावनी है। सबसे पहली समानता यूक्रेन पर हुए आक्रमण से जुड़ी है। एग्जैक्टली। 2021 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक लंबा निबंध लिखा था रूसियों और यूक्रेनियनों की ऐतिहासिक एकता पर। और अगर कोई उस निबंध को पढ़े तो उसमें इस्तेमाल किए गए तर्क सीधे तौर पर 1917 में रूसी साम्राज्य के ढहने और सोवियत संघ के निर्माण से पैदा हुए घावों से जुड़े हैं। आज की राजनीति सीधे 100 साल पुराने नक्शे पर लड़ी जा रही है। और दूसरी बड़ी समानता है आज का डिजिटल सर्विलांस स्टेट। बोल्शेविकों ने चेका नाम की एक सीक्रेट पुलिस बनाई थी विरोधियों को खत्म करने के लिए। आज हम जिन सेंसरशिप और डिजिटल ट्रैकिंग का इस्तेमाल देख रहे हैं, वे उसी चेका के आधुनिक संस्करण हैं। ये उसी व्यवस्था का विस्तार है जिसने एक पार्टी के नाम पर विरोध की हर आवाज को कुचल दिया था। और ये हमें तीसरी समानता की तरफ ले जाता है, इतिहास को लेकर आज के सत्ताधीशों की घबराहट। यह बहुत ही विडंबनापूर्ण है। 1917 का इतिहास आज के निरंकुश शासकों के लिए एक असुविधाजनक सच्चाई बन गया है। जाहिर है, ये एक ऐसे साम्राज्य के पतन की कहानी है जहां आम जनता ने एक शासक को सड़कों पर उतरकर उखाड़ फेंका था। कोई भी तानाशाह नहीं चाहेगा कि जनता ये कहानी पढ़े। इसीलिए इस इतिहास को या तो दबाया जाता है या तोड़ मड़ोड़ कर केवल विदेशी साजिश बताया जाता है। यही इतिहास की ताकत है, वो कभी मरता नहीं है। तो इस पूरे ऐतिहासिक सफर के बाद हम आज के लिए क्या निकाल सकते हैं? मैं कहूंगी, श्रोताओं के सामने विचार करने के लिए एक बहुत शक्तिशाली प्रश्न है। जब समाज को आर्थिक रूप से किनारे पर धकेल दिया जाता है, तो एक स्थिर व्यवस्था और एक हिंसक क्रांति के बीच की रेखा कितनी पतली रह जाती है? ये सवाल आज के दौर में और भी चुभने वाला है। और इसी से जुड़ी है श्रोताओं के लिए इस हफ्ते की एक चुनौती। इस हफ्ते जब भी न्यूज में दुनिया के किसी भी हिस्से में हो रहे प्रदर्शन या हड़ताल की खबर आए, तो केवल टीवी पर दिखाए जा रहे राजनीतिक नारों पर यकीन ना करें। बिल्कुल, उसके पीछे के बुनियादी आर्थिक कारणों को खोजने की कोशिश करें। वे कौन सी रोटी और ईंधन जैसी बुनियादी जरूरतें हैं जो आम इंसान को व्यवस्था से टकराने पर मजबूर कर रही हैं? म्यूजिक क्यू। जरा एक पल के लिए वापस पेट्रोग्राड की उन सड़कों पर लौटिए, जब पेट की आग बाहर गिरती बर्फ से ज्यादा ठंडी और असहनीय हो जाती है, तो सत्ता की कोई भी बंदूक इतिहास को पलटने से नहीं रोक सकती। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। अगली बार एक नए स्टैग और नए सवालों के साथ फिर मिलेंगे।